एनर्जेटिक सुपर एनर्जेटिक रिवीजन ऑफ इंटरनल ऑडिट, जो कि आप लोगों को छोड़ना नहीं है। फटाफट 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 चालू करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, छोड़ना मत ये वाला। मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट में अपन ने दो बातें देखी थी बेसिकली। इफेक्टिवनेस चेक करनी थी मेरे को इंटरनल कंट्रोल की, रिस्क मैनेजमेंट की, और एनहेंस करना था मेरे को गो। क्या बोल रहा हूं सर? इफेक्टिवनेस मेरे को चेक करनी थी इंटरनल कंट्रोल की, रिस्क मैनेजमेंट की, और एनहेंस करना था मेरे को गो। यानी कि मेरे को इफेक्टिवनेस चेक करनी थी इंटरनल कंट्रोल की और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की। यानी यहां पे मेरे को क्या है ना, प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट एश्योरेंस। इंडिपेंडेंट एश्योरेंस क्यों? तो मैंने बोला किसके ऊपर? इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। डायग्राम को देखते चलो मेरे, इफेक्टिवनेस इंटरनल कंट्रोल की, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की, और एनहेंस मेरे को करना है गो। यानी कि मेरे को एनहेंस करना है गवर्नेंस और अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जी फॉर गवर्नेंस, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, गवर्नेंस को बढ़ाऊंगा और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करूंगा, और इफेक्टिवनेस ध्यान में रखनी है इंटरनल कंट्रोल की, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट एश्योरेंस चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने बोला हाँ सर, मेरे को आपकी बात समझ में आ रही है। ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या था इंटरनल ऑडिट फंक्शन का एज पर एसए 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर? ऑब्जेक्टिव और स्कोप। मैंने इधर बोला था आपको 3 सब्जेक्ट लेकर के चलना ग्रुप 1 के, 3 सब्जेक्ट लेकर के चलना ग्रुप 2 के। सर ग्रुप 1 के कौन से सब्जेक्ट? एफआर ऑडिट लॉ। ग्रुप 2 के कौन से सब्जेक्ट? एससीएमपी रिस्क मैनेजमेंट जीएफआरएस। अंदर के जो एग्जांपल थे ना वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, जस्ट वन टाइम रीड ही थे। ठीक है, आपको हेडिंग जो थी ना वो मैंने आपको बोला था याद करनी है, इसमें हेडिंग जरूरी थी, बहुत ज्यादा जरूरी थी। एफआर यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन। सर फाइनेंशियल तो एफआर के बारे में बात करते हैं, मतलब कि अपना फाइनेंशियल वाला, और उसके साथ साथ ऑपरेटिंग इन्फो भी इधर आई दी, यानी कि नॉर्मल जो ऑपरेशंस होते हैं ना अपने धंधा बंदा उसका। ठीक है, बात समझ रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ सर, बात में आपकी अच्छी तरीके से समझ गया। फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, तो फाइनेंशियल रुपए वाली इन्फॉर्मेशन भी आएगी, ऑपरेटिंग बिना रुपए वाली इन्फॉर्मेशन भी मेरी आएगी। ठीक है सर, ये हो गया मेरा एफआर। ऑडिट बोले तो मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल की बातें ऑडिट में आती है। लॉ बोले तो रिव्यू करना है मेरे को कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस। इधर अपन ने एक क्वेश्चन भी देखा था जिसमें क्या हुआ था ना भाई, वो कह रहा था कि तुम ही लॉ का क्या करो, कंप्लायंस करो। मैंने बोला ना भाई ना, मैं कभी भी लॉ का कंप्लायंस नहीं करूंगा, मैं तो खाली रिव्यू करूंगा कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। मैं कभी भी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करूंगा रेगुलेटर से। ये अपन ने क्वेश्चन देखा था इफ यू रिमेंबर। फिर आता है एससीएमपी, ग्रुप 2 के सब्जेक्ट है। देखो ग्रुप 2 का क्या लिया था? एससीएमपी रिस्क मैनेजमेंट और जीएफआरएस। ग्रुप 2 के कौन सा है? रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि एससीएमपी में क्या बात चलती थी? ऑपरेशंस के बारे में बात चलती थी। आरएम बोले तो रिस्क मैनेजमेंट, वो तो सब्जेक्ट का ही नाम हो गया। और जी फॉर जीएफआरएस, जी फॉर गवर्नेंस। क्या आपको बात समझते हो? मैंने बोला हाँ सर, हम आपकी बात समझते हैं। हेडिंग को आप लोग को अच्छी तरीके से याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको दिख सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट। कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलती है, किनको करवाना पड़ेगा इंटरनल ऑडिट? मैंने बोला भाई एक भी कंडीशन फॉलो कर लोगे ना तो तुमको इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। सबसे पहला, आप लिस्टेड कंपनी हो भाई, लोगों ने आप पे पैसा लगा रखा है, तेरे को तो साले इंटरनल ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मैं क्या बोला? देखो भाई 25 का डबल, 50 का डबल, 100 का डबल 200, यानी लिमिट्स को तुम डबल डबल करते जाओ। कुछ दिमाग नहीं लगाना भाई, कुछ दिमाग नहीं लगाना। 25 का डबल, 50 का डबल, 100 का डबल 200, 25, 50, 100, 200। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ। देखो पेड अप शेयर कैपिटल अगर आपका 50 करोड़ और मोर है पिछले साल लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, टर्नओवर अगर आपका 200 करोड़ और मोर है पिछले साल लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोर देन 100 करोड़ है पिछले साल में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। दो इसमें बहुत स्पेशल पॉइंट है, 3 स्पेशल पॉइंट मान के चलो। ये सारे फिगर मेरे को इस साल के नहीं देखने, मेरे को लास्ट फाइनेंशियल ईयर के देखने। ठीक है सर, ये पहला स्पेशल पॉइंट। दूसरा स्पेशल पॉइंट, जब कभी मैं बात करूंगा आउटस्टैंडिंग लोन और डिपॉजिट की तो मैं देखूंगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बात समझ रहे हो? हाँ, साल भर में कभी भी, लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर में मेरे को ऐसा नहीं देखना है। और तीसरा स्पेशल पॉइंट, जब 50 करोड़ 200 करोड़ या 25 करोड़ की बात कर रहा हूं ना, तो 25 करोड़ और मोर है, 50 करोड़ और मोर है, 200 करोड़ और मोर है, यानी 200 करोड़ भी आया उसमें, 50 करोड़ भी आया, 25 भी आया। लेकिन जब मैं लोन की बात कर रहा हूं ना, बड़े ध्यान से देखो, एक्सीडिंग 100 करोड़, यानी कि एग्जैक्ट 100 करोड़ इधर नहीं आता है। क्लियर है क्या? हाँ सर, ये तो क्लियर है। अगला क्या था? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पहली और चौथी कंडीशन नहीं लगेगी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वाली, दूसरी और तीसरी वाली डिक्टो कंडीशन लग जाएगी, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर और आउटस्टैंडिंग लोन मोर देन 100 करोड़। क्या क्लियर है क्या? हाँ सर, जब कभी भी तुमको ये कंडीशन लग जाए ना, 6 महीने का टाइम दे रहा हूं, 6 महीने के अंदर आके तुम इंटरनल ऑडिटर को रख के अपना इंटरनल ऑडिट करवा लीजिएगा। ठीक है? हाँ। अगला क्वेश्चन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, कौन ने बनाए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट? साले किसने बनाए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट? मैंने बोला देख भाई, जो अपॉइंट करता है ना इंटरनल ऑडिटर को, वो ही उसके ऑब्जेक्टिव बनाता है। लेकिन अगर कंपनी की बात करूं ना, तो ऑडिट कमेटी और बोर्ड बनाता है मैनेजमेंट के साथ मिलकर के और चीफ ऑफ इंटरनल ऑडिट के साथ मिलकर के। अगर तुमको इतना सारा याद नहीं हो रहा है ना, तो बस सिंपल सी बात समझो कि कंपनी के केस में कौन बनाता है? ऑडिट कमेटी बोर्ड बनाता है। कंपनी के केस में कौन बनाता है? ऑडिट कमेटी और बोर्ड बनाता है। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, शायद अगर दिख जाए तो दिख जाए, बाकी मेरे को नहीं लगता है, ऐसे ही खाली डालने के पर्पस से डाला था। अगला इंटरनल ऑडिटर, बहुत ज्यादा जरूरी सर। कौन हो सकता है इंटरनल ऑडिटर? कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है,
फर्म भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, ठीक है। हाँ सर मैं समझ गया। सीए भी हो सकता है, सीएमए भी हो सकता है, चाहे वो प्रैक्टिस करे तो भी हो सकता है, चाहे वो प्रैक्टिस ना करे तो भी हो सकता है, और कोई दूसरा प्रोफेशनल जो कि बोर्ड ने डिसाइड किया है वो भी हो सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय ना हो वो भी हो सकता है। बात समझ रहे हो, कोई भी हो सकता है बेसिकली, ठीक है। सीए सीएमए के अलावा अगर आपको रखना है ना तो बोर्ड की सहमति होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये जो होता है ना मैनेजमेंट का एक्टिव पार्ट होता है, खाली असिस्टेंट का काम नहीं करता है, एक्टिवली पार्ट लेता है। क्लियर है क्या? हाँ सर। अगला आता है एक्टिविटीज क्या है इंटरनल ऑडिट फंक्शन की, थोड़ा सा मीटर गया है। एक्टिविटीज क्या है इंटरनल ऑडिट फंक्शन की, बेसिकली क्या क्या एक्टिविटी करता है। मैंने बोला भाई ये तो बहुत ईजी है, पता है क्या, बाहर के दो काम अंदर के दो काम, मैं क्या क्या एक्टिविटियां करूंगा, क्या क्या मैं काम करूंगा, बाहर के दो काम अंदर के दो काम, और एंड में कर दूंगा फाइनलाइजेशन। सर बाहर के काम पता है क्या होते हैं, मैं आइडेंटिफाई किया हूं, एंगेज किया हूं कोई एक्सटर्नल का एक्सपर्ट, और उससे मैंने लिया टेक्निकल सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि भाई मेरे बस की तो काम है ही नहीं, मेरी तो फटरी है काम करने में, तो एक्सटर्नल एक्सपर्ट में लेके आऊंगा, ठीक है सर बाहर का। दूसरा, मैं कम्युनिकेट करूंगा स्टेक होल्डर्स के साथ, ये भी बाहर के हुए ना स्टेक होल्डर्स, अबाउट प्रोग्रेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। कुछ नहीं, मैंने जितना हाईलाइट किया उतने पढ़ के चलने का, बाकी सब स्किप। मैं कम्युनिकेट करूंगा स्टेक होल्डर्स के साथ कि भाई कितना मेरा प्रोग्रेस हुआ है, बस बेसिक है, सिंपल है। हाँ अंदर का काम, अब अंदर के काम हो, अंदर का क्या है मेरा, अंदर का प्लान और स्कोप मेरे को डिटरमाइन करना है, ठीक है। अंदर का प्लान और स्कोप में डिटरमाइन करूंगा। अगला, अंदर मेरे को क्या देखना है, क्वालिटी इवैल्यूएशन और इंप्रूवमेंट प्रोग्राम कैसा है, कितना क्वालिटी, मतलब पहले मैं इवैल्यूएट करूंगा कि हम कैसी क्वालिटी का काम कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हमारी काम की क्वालिटी बेसिकली, ठीक है। और फाइनलाइजेशन यानी मेरे को मॉनिटर पता है क्या करना है, प्लानिंग एग्जीक्यूशन रिपोर्टिंग, जो मैं रिपोर्ट बनाऊंगा ना, जो मैं प्लानिंग करूंगा, बेसिकली फाइनलाइजेशन का काम मेरे को करना है कि प्लानिंग मैंने किया, एग्जीक्यूशन किया, इंटरनल ऑडिट के काम का रिपोर्टिंग ये सब बढ़िया है कि नहीं है, ठीक है सर। हाँ जितना हाईलाइट किया उतना ही आपको पढ़ते चलना है, बाकी सब अपने वर्ड्स में लिख सकते हो बिंदास तरीके से, ठीक है। जैसे इधर डिफाइन लिखा है, डेवलप लिखा है, तुम इसको डेवलप डिफाइन ऐसा कर दोगे तो भी चलेगा, तुम समझ रहे हो। वर्ड टू वर्ड नहीं याद करना, खाली कीवर्ड्स उसको दिखने चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला हाँ हाँ हाँ। इंटरनल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग फंक्शन और फाइनेंशियल रिकॉर्ड। भाई अकाउंटिंग को लेके, फाइनेंशियल को लेके तेरी क्या जिम्मेदारी है। मैंने बोला देख भाई सिंपल सा एक डायग्राम याद रखना, स्टेटस, अकाउंटिंग के 2 पॉइंट और फाइनेंशियल के एफ के 2 पॉइंट। मैंने बोला हाँ यार ये तो इजी है। सबसे पहले स्टेटस, इंटरनल ऑडिटर का इंडिपेंडेंट स्टेटस होना चाहिए, ठीक है चल हो गया स्टेटस वाला पॉइंट। अकाउंटिंग के 2 पॉइंट, देख भाई तेरे को ऑपरेट करना है इंडिपेंडेंटली ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ, लेकिन तू भाग मत जाना, डाइवेस्ट मत करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। मैंने तुमको बताया था वो अरशद वारसी भागा था, उसको मुन्ना भाई का वॉकिंग स्टाइल सिखाते गोलमाल में। मैंने बोला भाई तो उसे भाग मत जाना, ठीक है। तेरे को ऑपरेट करना है इंडिपेंडेंटली ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ, लेकिन इंडिपेंडेंट होते होते कहीं तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग मत जाना, डाइवेस्ट मत कर लेना, ठीक है। ये हो गया अकाउंटिंग। और एक और अकाउंटिंग का पॉइंट आता है एज सर्टेन, मेरे को करना है एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल कितना अच्छा है, ठीक है। कैसे पता चलेगा? बाय एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। मेरे को क्या एग्जामिन करना है, इंटरनल कंट्रोल कितना अच्छा है, उसके लिए मेरे को अकाउंटिंग प्रोसीजर देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये आ गए अकाउंटिंग के 2 पॉइंट। अब आते हैं फाइनेंशियल के एफ के 2 पॉइंट। भाई ये तो बहुत आसान था, पता है क्या, एफ फॉर फैक्ट्स, मेरे को ऑब्जर्व करना है फैक्ट्स और रिपोर्ट करना है अथॉरिटी को। फैक्ट्स को ऑब्जर्व करूंगा, ऊपर वाली अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दूंगा। और नॉट परफॉर्म एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मेरे को नॉर्मल काम नहीं करने, एग्जीक्यूटिव फंक्शन मेरे को नहीं करना है, मेरे को इंडिपेंडेंट रहना है, नॉर्मल काम मैं नहीं करूंगा एंटिटी के अंदर के। इंटरनल ऑडिट प्लान, एक क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन में क्या बोला था, नेक्स्ट ईयर का इंटरनल ऑडिट प्लान। मैंने बोला भाई तेरे को कंफ्यूज करने के लिए वो लोग परेशान करेंगे, बोलेंगे नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का, 100 साल बाद का। भाई जो भी हो, क्वेश्चन में इंटरनल ऑडिट प्लान दिखेगा ना तो ये वाला आंसर अपने को लिख के आ जाने का। भाई सबसे पहली बात, इंटरनल ऑडिट प्लान कौन बनाता है? अबे कॉमन सेंस मानना, प्लान कौन बनाएगा इंटरनल ऑडिट का? इंटरनल ऑडिटर। हाँ सर, लेकिन वो 2 जनों की सलाह लेगा, किसकी पता है? टीसीडब्ल्यूजी की, एसी की। एसी बोले तो ऑडिट कमेटी की। ऑडिट कमेटी याद ना हो तो खाली टीसीडब्ल्यूजी इतना लिख के आ जाना, ठीक है। लेकिन उसमें मेरे को 5 बातों का कंसिडरेशन करना पड़ता है, पूरी लाइन नहीं पढ़नी है, खाली कंसिडरेशन, 5 बातों का कंसिडरेशन करना है। रिस्क वैक, इफ एंड ओनली इफ यू रिमेंबर, रिस्क वैक। हाँ सर, रिस्क क्या है बिजनेस प्रोसेस में? रिस्क एपेटाइट क्या है? रिस्क एपेटाइट यानी मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, मेरी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, ये हो गया रिस्क। अभी कितना रिस्क है और रिस्क लेने की आगे मेरी कितनी औकात है, कितनी मेरी कैपेसिटी है। वैक यानी कि वैल्यू दैट इंटरनल ऑडिट कैन प्रोवाइड टू ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल ऑडिट करने से साले फायदा क्या है, तेरे को वैल्यू क्या दे पा रहा है? मैं ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट करने गया तो भाई क्या फायदा है, वैल्यू क्या मिल रही है? चल वैल्यू तो कुछ मिली, लेकिन तेरी मजूरी कितनी गई, तूने कितना काम किया, एफर्ट इन्वॉल्व टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट करने में एफर्ट कितने गए, और भाई तूने एफर्ट डाले, लेकिन उससे कवरेज कितना हुआ? कवरेज ऑफ ऑल ऑडिटेबल एरियाज विद इन डिफाइंड टाइम रेंज। तूने बोला तू 1 साल के अंदर इंटरनल ऑडिट करेगा, तो तूने कितने एरिया को कवर किया? वैक, तुम समझ रहे हो? वैल्यू यानी मैंने इंटरनल ऑडिट की तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा हुआ, वो होती है मेरी वैल्यू। एफर्ट यानी कि मैंने उसके लिए कितनी मजूरी की, और कवरेज यानी कि कितने एरिया को मैं कवर कर पाया। क्या तुमको बात क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, ये बात तो आसान है। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स वर्क। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, रिव्यू बाय इंटरनल ऑडिटर। मैंने बोला भाई इसको वो एफआर ऑडिट लॉ वाले क्वेश्चन से कंफ्यूज मत करना, जिधर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप पूछा था, वो क्वेश्चन अलग है, ये खाली स्कोप का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ रिव्यू का मैं करता हूं ना, रिव्यू में करता हूं आरओसी का। सर आरओसी क्या होता है भाई?
आर फॉर रेलेवेंस, आर फॉर रिसोर्सेस, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव और सी फॉर कंट्रोल, कस्टोडियनशिप, कंप्लायंस। सर देखो भाई सिंपल है। आर फॉर मैंने क्या बोला, पहला होता है रिव्यू ऑफ रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। पहला आर मैंने किसका बोला है, रेलेवेंस का बोला है। देखो भाई सिंपल है, मैंने देखो इधर सबको मार्क भी कर रखा है, ठीक है। रिव्यू ऑफ रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिर दूसरा आर रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ओ उठाया, फिर एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का ओ उठाया था अगर तुमको याद हो तो। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर का सी उठाया था, कंट्रोल का, कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट का सी उठाया था, और कंप्लायंस विद पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोसीजर्स, रेगुलेशंस का सी उठाया था। देखो भाई सिंपल है, अंदर जितना हाईलाइट किया उतना ही पढ़ना था। रिव्यू ऑफ रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो भाई दो चीजें देखनी है मेरे को खाली इन्फॉर्मेशन में, मैं रिव्यू करूंगा इन्फॉर्मेशन सिस्टम को, रिपोर्टिंग में एक्सेप्शन अगर कुछ डिविएशन निकला तो बस, और कुछ याद रखा नहीं था अपन ने। हाँ, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में तीन ही चीज पड़ी थी, ग्रुप फॉर मैनेजरियल कंट्रोल यानी हायरार्की कितनी है, स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है यानी एक हेड के अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स है, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। बस इतना ही ध्यान में अपने को रख के चलना था, अगर तुमको याद हो तो। हाँ 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 सर, इतना ही याद रख के चलना था, याद आता है मेरे को, ठीक है। रिव्यू मैनर इन विच एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज और ग्रुप फॉर मैनेजरियल कंट्रोल यानी कि भाई हायरार्की क्या है, ग्रुप फॉर मैनेजरियल कंट्रोल, इसमें क्या है, कीवर्ड है, खाली इतना याद रखना है। स्पैन ऑफ कंट्रोल और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बराबर है कि नहीं है, ये क्या था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, ठीक है। फिर क्या था, रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई इसमें तो दो ही चीज थी, नॉर्म्स एस्टैब्लिश करूंगा और वाइड डाइवर्जेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करके अगर कुछ वाइड डाइवर्जेंस डिफरेंस निकले ना तो मैं रीजन पता करूंगा। क्या पता करूंगा सर, रीजन पता करूंगा, रीजन पता करूंगा, रीजन पता करूंगा। फिर क्या था, रिव्यू ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो मेरे ऑब्जेक्टिव है स्टेटेड रहने चाहिए क्वांटिफाइबल टर्म्स में, क्लियरली स्टेटेड रहने चाहिए, क्वांटिफाइबल टर्म्स में स्टेटेड रहने चाहिए, ठीक है। हाँ, ये कौन से हो गए, आर और ओ अपने कंप्लीट हो गए। हाँ, अब आता है सी, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। मैंने बोला था इंटरनल कंट्रोल की तीन ही चीज देखना, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और लिमिटेशंस। हाँ हाँ सर याद आता है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, लिमिटेशंस। रिव्यू ऑफ कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। मैंने बोला देख भाई, असेट का क्या देखना, असेट का एग्जिस्टेंस देखना, असेट की अकाउंटिंग देखना। अगर कैश की बात चल रही है तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी देखना, इनटेंजिबल एसेट की बात चल रही है तो उसके इंटरनल कंट्रोल देखना। हाँ सर हाँ, ये तो इजी था, कुछ था नहीं इसमें। हाँ सर, कंप्लायंस विद पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशन। मैंने बोला देख भाई तू रिव्यू कर ले पॉलिसी को, अगर कुछ वीकनेस लग रही है तो तू एक्शन ले ले, बस इतना ही ध्यान में रखना था। हिंदी में समझ के चलो, खाली कीवर्ड्स याद रखने हैं, बाकी कुछ अपने को इसमें याद नहीं रखना, सब कटवा दिया था। नॉट इंपॉर्टेंट चीज, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। जो हमारा इंटरनल ऑडिटर है वो फ्री ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए, किसी के भी दबाव में आके काम ना करे, कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, वो माइंड से भी, अपीयरेंस से भी, ऑनेस्ट रहना चाहिए, ट्रूथफुल रहना चाहिए, इंटीग्रिटी अच्छी होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करे, अनड्यू एडवांटेज नहीं, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं भाई, जो अपन नॉर्मल देखते हैं ना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बीसीडी इन आउट, बस समझ रहे हो, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी वो सब होना चाहिए, बायसनेस नहीं करना चाहिए, बस ज्यादा पढ़ने का नहीं डीप में। इन शॉर्ट वो एकदम अच्छा बंदा होना चाहिए। क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर, भाई इंटरनल ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मैंने बोला 4 क्वालिटी तेरे अंदर अकाउंटिंग की होनी चाहिए, 2 क्वालिटी तेरे अंदर मैनेजमेंट की होनी चाहिए। सर मैनेजमेंट की पता है क्या होनी चाहिए, तू मैनेजमेंट के दिल पे हाथ रख के उसको आश्वासन दिला, उसको एश्योरेंस दे कि मैनेजमेंट मैं तेरी इंफॉर्मेशन को बाहर लीक नहीं करूंगा, प्रोवाइडिंग एश्योरेंस टू मैनेजमेंट दैट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड। भाई मैनेजमेंट तू टेंशन मत ले, मैं तेरी जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, उसके दिल पे हाथ रख के ऐसा बोल। दूसरा, मैनेजमेंट को काम को समझ, अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट टेक्निक। बात समझ गए, मैंने बोला हाँ सर समझ गए। 4 बातें अकाउंटिंग की, मेरे को चाहिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज। अकाउंटिंग फाइनेंशियल एक्सपर्टीज तो मेरे को मिल गई, अब और लालच बढ़ी मेरे को और भी ज्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग की नॉलेज चाहिए। किसकी चाहिए, नॉलेज ऑफ कॉमर्स, लॉ, टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग। बस इतना ध्यान रख के चलो, पीछे का मत पढ़ो, नॉलेज ऑफ कॉमर्स, लॉ, टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। हाँ सर, और भी ज्यादा लालच बढ़ गई, अब मेरे को चाहिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ईआरपी सिस्टम, ठीक है। पीछे का मत पढ़ो, बस 5 पॉइंट काफी है 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हाँ सर ठीक है। परफॉर्मिंग इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, देखो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन क्या है, परफॉर्मिंग इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट या तो फिर स्टेप्स ऑफ इंटरनल ऑडिट या तो फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स इन इंटरनल ऑडिट। इसका अपन ने क्वेश्चन देखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स का, एक्सपेंस टेस्टिंग कर रहे थे, आइडेंटिफाई गैप्स करना था। तो भाई यही वाला इन लोगों ने क्या किया था, यही वाला इन लोगों ने आंसर डाल दिया था। क्या तुमको बात समझ में आती है क्या, मैंने बोला हाँ सर बात समझ में आती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स, ग्रेट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स, ठीक है। गैप्स को मेरे को आइडेंटिफाई करना था एक्सपेंस टेस्टिंग में, तो मैंने बोला भाई यही वाला आंसर डाल देते, स्टेप्स वाला आंसर, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ सर समझ गए सर, समझ गए, ठीक है ना। मैंने बोला हाँ जी सर। सर इसमें पता है अपन ने क्या देखा था, नॉर्मली भाई मैं जाऊंगा, पहले तो प्रेमाइसिस पे गया था मैं, या तुमको अक्षत के मैं प्रेमाइसिस पे गया था कि भाई क्या तू भाई धंधा क्या करता है तू मेरे को वो बता, यानी पहले मैंने ऑब्टेन करी थी नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड एनवायरमेंट, तू भाई धंधा किस चीज का करता है तू मेरे को वो बता दे, ठीक है। हाँ, उधर जाके मैं बैठा था मस्त कुर्सी पे, फिर मैंने बोला चलो अपन प्लान करते हैं, चलो अपन क्या करते हैं सर, प्लानिंग करते हैं, परफॉर्म ऑडिट प्लानिंग। बराबर है क्या, अभी बराबर है क्या अपनी स्क्रीन,
ओके, मैंने बोला भाई मैं अक्षत के धंधे पे जाके बैठा था, ग्रेट, मैं अक्षत के धंधे पे जाके बैठा था भाई, मैं क्या नॉलेज वॉलेज ऑब्टेन की मैंने कि भाई तू क्या बिजनेस करता है, तेरा एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है। मैंने बोला फिर मैं प्लानिंग करूंगा भाई, कुर्सी उर्सी पे लगाया मैं कहा चलो भाई प्लानिंग वैनिंग करते कुछ जबरदस्त वाली। हाँ, मैं बोला ए अक्षत तू एक काम कर, इन्फॉर्मेशन लेके आ, तो मैंने गैदर की थी इन्फॉर्मेशन। फिर मैंने बोला वो इन्फॉर्मेशन को चलो चेक करते हैं, मैंने किया था ऑडिट चेक, और एंड में मैंने अक्षत को मस्त सी रिपोर्ट बना के दे दी थी, रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट इश्यूज। सर मेरे को नॉलेज देनी होगी ना, दो ही चीजों से मैं नॉलेज लूंगा, दो ही चीजों से, मीटिंग करके और डॉक्यूमेंट्स देख के, बस यही दो चीज याद रखनी, मीटिंग डॉक्यूमेंट्स, मीटिंग डॉक्यूमेंट्स, मीटिंग डॉक्यूमेंट्स। बड़े बड़े लोगों से मीटिंग कर लूंगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एमपी, और डॉक्यूमेंट्स देख लूंगा मैं, एसओपीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है सर, वो इतना काम का नहीं था, ठीक है। हाँ, परफॉर्म करूंगा ऑडिट प्लानिंग। सर मैंने परफॉर्म करी थी ऑडिट प्लानिंग। प्लानिंग के लिए पता है मैंने क्या किया था, सिया के हिसाब से मैंने प्लानिंग किया था, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट के हिसाब से, प्लान ऑडिट एंगेजमेंट एज पर स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट। और स्कोप किसने अप्रूव किया था, ऑडिट कमेटी और बोर्ड ने स्कोप को क्या किया था, अप्रूव किया था, ठीक है। मैंने गैदर की थी इन्फॉर्मेशन, तो पहले तो मैंने अक्षत से इन्फॉर्मेशन ली थी और देखा था करेक्ट है कि नहीं, यानी ऑब्टेन की इन्फॉर्मेशन और चेक करेक्टनेस, बस इतना ही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। फिर वो इन्फॉर्मेशन को जब चेक करने की बारी आई ना, तो मैंने असद को याद किया था, असद को, यानी डेटा को कोलेट किया था और असद किया था, यानी पहले एनालिटिकल प्रोसीजर किया था ट्रेंड एनालिसिस के लिए, फिर सैंपलिंग किया था, फिर डॉक्यूमेंटेशन किया था सारे के सारे इंटरनल ऑडिट वर्क पेपर्स का, यानी ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर किया, एस फॉर सैंपलिंग किया, डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन किया था, और एंड में मैंने बना के दी थी इसको रिपोर्ट बना के दी थी, रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट इश्यूज। सर एक होती है ड्राफ्ट रिपोर्ट जो कि पहले बनती है, फिर फाइनल रिपोर्ट जाती है ऑडिट कमेटी को, लेकिन बीच में मैंने एक बात लिखी थी, मैं रिव्यू करूंगा मैनेजमेंट का एक्शन अगेंस्ट दोज एग्रीड इन प्रीवियस ऑडिट। पता है मैंने लास्ट ईयर का जब ऑडिट किया था तो इसको मैंने बोला था भाई तू कुछ सुधारे कर लेना, तो बस मैं वो देखूंगा कि उसने उस पर सुधारे इंप्रूवमेंट किए कि नहीं, अपने इंटरनल कंट्रोल को मजबूत बनाया है कि नहीं बनाया है, ठीक है। फिर आता था अगला इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन, मैंने बोला जैसे ही इंटरनल ऑडिटर ने फ्रॉड पकड़ा या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट पकड़ा, वो इमीडिएट रिपोर्ट जाके करेगा किसको, सर मैनेजमेंट को। अगला एक इंपॉर्टेंट चीज है सर, इंपॉर्टेंट चीज, रिपोर्टिंग जो होगी वो दो स्टेज में रिपोर्टिंग होगी। पहली जो रिपोर्टिंग होगी वो एट द एंड ऑफ असाइनमेंट होगी, और बाकी जो होगी पीरियोडिकली होगी। एट द एंड ऑफ असाइनमेंट होगी और पीरियोडिकली होगी। एट द एंड ऑफ असाइनमेंट यानी साल खत्म होने के बाद उस रिपोर्ट में पता है क्या रहेगा, एक तो एरिया रहेगा, ऑब्जर्वेशन रहेगा, एरिया रहेगा, ऑब्जर्वेशन रहेगा, एरिया रहेगा, ऑब्जर्वेशन रहेगा, एरिया रहेगा, ऑब्जर्वेशन रहेगा। क्या क्या एरिया मैंने कवर किया, क्या क्या मैंने ऑब्जर्व किया। इश्यू करूंगा ऑडिटी को और कॉपी शेयर कर दूंगा हर एक मैनेजमेंट को, छोटे वाले को भी बड़े वाले को भी, यानी लोकल और एग्जीक्यूटिव दोनों मैनेजमेंट को कॉपी शेयर कर दूंगा, ठीक है। दूसरी रहेगी पीरियोडिकली वाली, वो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट रहेगी, जो कि पीरियोडिकली का मतलब है क्वार्टरली बनाऊंगा और ऑडिट कमेटी को सबमिट करूंगा। और ये कौन बनाता है पता है, चीफ इंटरनल ऑडिटर, प्रिपेयर्ड बाय सिया। बोले तो चीफ इंटरनल ऑडिटर। क्या तुमको क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है। कीवर्ड्स क्या थे इसमें मैंने मार्क कर रखे, ये चीफ इंटरनल ऑडिटर बनाएगा। क्वार्टरली रिपोर्ट होगी, कैसी रिपोर्ट होगी भाई साहब, क्वार्टरली, पीरियोडिकली है ना, हाँ, और ऑडिट कमेटी को ये सबमिट की जाएगी, ठीक है। हाँ सर, आएगा क्या रिपोर्ट में, मैंने बोला जो एट द एंड ऑफ असाइनमेंट है ना उसमें एरिया ऑब्जर्वेशन आएगा, ठीक है, एरिया ऑब्जर्वेशन, और पीरियोडिकली वाली में कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। जो स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 370 है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, तो भी खाली देख लो। जो स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 370 है, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो भी खाली एक रीड पर्पस के लिए, डील्स विद इंटरनल ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी टू इशू ओनली फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट, यानी सिया 370। स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 370 डील करता है कि भाई किससे, खाली फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट से डील करता है, वो सेकंड टाइप ऑफ रिपोर्ट की बात करता ही नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो बोल रहा है कि इंटरनल ऑडिटर की काय की रिस्पांसिबिलिटी वो बता रहा है, खाली फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट की उसकी रिस्पांसिबिलिटी बता रहा है। क्या तुमको मेरी बात क्लियर है क्या, मैंने बोला हाँ सर, ओके ग्रेट। अगला आता है एलिमेंट्स इन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट और की एलिमेंट्स इन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। और मैंने तुमको एक और क्वेश्चन बताया था, कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट और टिपिकल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड्स। तो पहले अपन ने करा था कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। IAR का मतलब है इंटरनल ऑडिटर नीतीश गोयल, इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। हाँ, कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट और टिपिकल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। हाँ, देखो भाई, कंटेंट एंड फॉर्मेट बहुत सिंपल था। बचपन में तुमने पता है एप्लीकेशन की थी, अपनी स्कूल टीचर को एप्लीकेशन की थी कि मेरे को छुट्टी लेनी है, मैंने बोला हाँ सर, तो सबसे ऊपर तुम लिखते थे सब्जेक्ट की लाइन, वैसे इधर आएगा सबसे ऊपर स्कोप, फिर डेट लिखते थे बाजू में, तो वैसे इधर आएगा पीरियड, डेट और पीरियड एक ही होता है ना, फिर 2 बार समरी और एंड में डिटेल, क्लियर है। हाँ, तो पहले मैंने क्या डाला, स्कोप डाला इधर, तो बस वही डाला ऑडिट का स्कोप। फिर क्या डाला था एप्लीकेशन में, पीरियड डाला था, ऑडिट का पीरियड। 2 बार समरी डाली थी, 2 बार समरी का की थी पता है, एग्जीक्यूटिव समरी और समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स, क्लियर है ना, एग्जीक्यूटिव समरी और समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स, और एंड में डाल दी थी डिटेल्ड ऑडिट फाइंडिंग।
फाइंडिंग, डिटेल्ड ऑडिट फाइंडिंग जिसमें बिजनेस का इंपैक्ट था और रूट कॉज था इशू का, ठीक है। हाँ सर, ये अपने को याद था। टिपिकल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोले, या कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, कल अपन ने देखा था कंटेंट या फॉर्मेट पूछा था उन लोगों ने टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन में, तो वही अपन ने देखा था, ठीक है। हाँ, ये वाला आंसर अपन लिख के आए थे नीचे वाला, ठीक है। लेकिन दूसरा एक क्वेश्चन आता है एलिमेंट्स या की एलिमेंट्स क्या है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के, की एलिमेंट्स। तो उसमें अपन ने क्या देखा था, प्रोफेशन, याद है अपन ने देखा था प्रोफेशन, लेकिन उसमें से पीआर काट दिया था, बचता था क्या अपना ऑफेशन, ऑफेशन, क्लियर है। और उसमें से भी जो आखिरी तीन जो थे ना, आखिरी 3 पॉइंट्स, वो बात करते थे ऑब्जर्वेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते थे, ऑब्जर्वेशन के बारे में। सर बहुत सिंपल है, ओ फॉर ओवरव्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड अप्रोच ऑफ असाइनमेंट, यानी कि भाई ऑब्जेक्टिव स्कोप, बस इतना ध्यान रख के चलने का। ऑब्जेक्टिव स्कोप क्या ओवरव्यू में कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव स्कोप क्या है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा ना भी ऑब्जेक्टिव स्कोप का, बस वही। एफ फॉर फैक्ट दैट इंटरनल ऑडिट मैंने हवा में नहीं किया, सिया के हिसाब से किया है, बोले तो स्टैंडर्ड और इंटरनल ऑडिट के हिसाब से किया है। फिर ESN, ये तीनों के तीनों ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ की ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एग्जीक्यूटिव समरी जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है ना उसकी। फिर भाई तुमने ऑब्जर्व तो कर लिया, पर किया क्या उसका, मैंने बोला भाई करेक्टिव एक्शन लिया मैंने, तो समरी ऑफ करेक्टिव एक्शन फॉर ईच ऑब्जर्वेशन। चलो तुमने करेक्टिव एक्शन ले भी लिया, उससे क्या फायदा, मैंने बोला नेचर ऑफ एश्योरेंस की बात करूंगा। क्या नेचर ऑफ एश्योरेंस मैंने डिराइव किया, रीजनेबल एश्योरेंस या तो फिर लिमिटेड एश्योरेंस। भाई क्या सिंपल है क्या, हाँ सर समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है। तो 3 क्या ऑब्जर्वेशन वाले, एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है, किसकी, की ऑब्जर्वेशन की। फिर उससे ही ऑब्जर्वेशन का एक और पॉइंट, समरी ऑफ करेक्टिव एक्शन, तुमने ऑब्जर्वेशन किया तो क्या धाड़ मार ली, समरी मेरे को बताओ। और नेचर ऑफ एश्योरेंस, कितना एश्योरेंस तुमने डिराइव किया है। अगली बात खाली रीड पर्पस के लिए थी कि फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट कौन डिसाइड करेगा, इंटरनल ऑडिटर डिसाइड करेगा ना, क्योंकि भाई वही तो बना रहा है अपनी रिपोर्ट बेस्ड ऑन हिज जजमेंट, ठीक है, अपने जजमेंट के बेस पे वो करेगा, ठीक है। लेकिन पहले वो कंसल्टेशन ले लेगा क्लाइंट से, ऑडिटी से वो क्या ले लेगा, कंसल्टेशन ले लेगा। क्लाइंट से अपने क्या ले लेगा, वो कंसल्टेशन ले लेगा, सलाह मशवरा ले लेगा, क्लियर है, सलाह मशवरा ले लेगा। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो है ना, ड्राफ्ट को मैं फाइनल में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं जब तक कि मैं क्लाइंट के साथ डिस्कशन नहीं कर लूं। तो पहले ड्राफ्ट लेके जाऊंगा, क्लाइंट के मुंह पे मारूंगा, देख ले भाई क्लाइंट बराबर है क्या, फिर अपन फाइनल की बात करेंगे, क्लियर है क्या। नो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इन फाइनल फॉर्म, में फाइनल फॉर्म में नहीं ले जा सकता अनलेस मैंने उसका एक रिटर्न ड्राफ्ट ऑडिटी के साथ यानी क्लाइंट के साथ शेयर नहीं कर दिया। तो पहले एक मस्ती करने जाऊंगा उसके साथ ड्राफ्ट रिपोर्ट की, फिर ही मैं फाइनल वाली रिपोर्ट दूंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन करनी थी 2 चीजों की, नॉट सो इंपॉर्टेंट, कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट एंड फाइनल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो कि मैंने क्रॉस रेफरेंस करी थी ऑब्जर्वेशन से, ड्राफ्ट और फाइनल रिपोर्ट को डॉक्यूमेंट कर दूंगा, और मैनेजमेंट के एक्शन प्लान को मैं डॉक्यूमेंट कर दूंगा, जो कि मैनेजमेंट का बंदा साइन कर देगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना हो छोड़ सकते हो। फॉलो अप और एक्शन टेकन रिपोर्ट का एक आंसर था, याद है तुम लोगों को। पिछले साल कोई और क्या करके गया, इंटरनल ऑडिट, या मैं ही करके गया था क्या इंटरनल ऑडिट। तो प्रायर ऑडिट इश्यूज थे, पिछले साल के कुछ इश्यूज थे, हाँ। तो चीफ इंटरनल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग क्लोजर ऑफ सच इश्यूज, यानी मैं हूं चीफ इंटरनल ऑडिटर, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं देखने के लिए कि वो इश्यू क्लोज हुए कि इश्यू क्लोज नहीं हुए। यानी वो जो मैं तुमको इंप्रूवमेंट बोले, मतलब इंप्रूवमेंट मैंने बोला था ना, तुम ये इंप्रूवमेंट कर लेना अपने इंटरनल कंट्रोल में, तुमने साले किए कि नहीं किए, अब वो मेरे को देखना है। याद है कल मैं नीतीश को बोला था कैमरा वैमरा लगा देना, तो उसने कैमरा लगाया कि नहीं, तो मैं देखूंगा कि भाई उसने सीसीटीवी कैमरा लगाया कि नहीं लगाया। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी एक्शन लेने की, वो तो नीतीश की थी ना, वो तो मैनेजमेंट की थी ना। मैंने बोला हाँ यार वो तो मैनेजमेंट की थी, वही काम करेगा। तो मैं एज अ इंटरनल ऑडिटर खाली फॉलो अप लूंगा, रिव्यू करूंगा कि तूने मेरे रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया। अगर तूने नहीं किया ना तो तू मेरे को रीजन बोल, और अगर तूने एक्सेप्ट कर लिया रिकमेंडेशन तो मैं बोलूंगा भाई तूने किस हद तक किया, वो मेरे को देखना पड़ेगा। यानी रिव्यू करूंगा मैनर एंड एक्सटेंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन। मैंने तेरे को बोला था 4 कैमरा, तो तूने 2 ही कैमरा लगाया ना, तो मैं देखूंगा तूने किस हद तक बात मेरी मानी, और अगर तूने बात नहीं मानी तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा मैनेजमेंट को, ठीक है, रिकमेंडेशन अगर तूने इंप्लीमेंट नहीं किए तो। इससे एक मिलता जुलता सवाल था टेस्ट और नॉलेज का 10वां क्वेश्चन, एक्शन टेकन रिपोर्ट। इफ एंड ओनली इफ यू रिमेंबर एक्शन टेकन रिपोर्ट, क्या तुम लोगों को याद आता है क्या लास्ट वाला पार्ट। मैंने बोला एक्शन टेकन रिपोर्ट में क्या दिखाना ना, सबसे पहले रेफरेंस देना तुम प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट का। प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट का रेफरेंस को जरूरी है, उसमें मैंने बोला होगा भाई नीतीश तू 4 कैमरा लगा ले तेरे इंटरनल कंट्रोल को अच्छा करने के लिए, हाँ। फिर इंप्लीमेंटेशन की बात थी। इंप्लीमेंटेशन की क्या बात थी पता है, मैंने नीतीश को बोला था एक टारगेट डेट मैंने उसको दी थी, टारगेट इंप्लीमेंटेशन डेट कि भाई तू इस दिन तक 4 कैमरा लगा लेना। फिर मेरा आ रहा था स्टेटस पता है क्या था, इंप्लीमेंटेशन नॉन इंप्लीमेंटेशन। मैं देखूंगा कि भाई तूने स्टेटस तेरा क्या है, मैं तेरे को बोल के गया था पर तूने उस पर क्या एक्शन लिया, स्टेटस ऑफ एक्शन टेकन, क्या तूने इंप्लीमेंट किया है कि इंप्लीमेंट नहीं किया। मैं अगले साल आके देखूंगा ना भाई तूने इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया। इंप्लीमेंट किया ना तो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं इंप्लीमेंट किया ना तो भाई अब तू गया। रेसिडुअल रिस्क क्या है तेरे को, यानी रेसिडुअल रिस्क में देखूंगा अगर तूने अनइंप्लीमेंटेड एक्शन है तो, और लॉन्ग टाइम यानी कौन सा मैं तेरे को बोल रहा हूं कि भाई तू ये कैमरा लगा, तो लेकिन तू 10-12 साल से लगा ही नहीं रहा है, यानी कि कौन सा ऐसा नॉन इंप्लीमेंटेशन है जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से चलता ही आ रहा है। ऑडिट फाइंडिंग्स नॉट इंप्लीमेंटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तू ऐसी मेरी कौन सी बात है जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से तू नहीं मान रहा है, ठीक है। ये अपन ने देखा था क्वेश्चन, अगर तुम लोगों को याद हो तो। उसके बाद देखा था रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर। पहली चीज थी ओवरलैप यानी कि स्कोप और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपेंड करता है साइज और स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी। एंटिटी छोटी रहेगी तो
कॉम्प्लेक्स नहीं होगा इंटरनल ऑडिट, बड़ी रहेगी तो कॉम्प्लेक्स होगा। तो साइज और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। मैंने बोला ओवरलैप होता है बिटवीन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर, क्योंकि है ना दोनों में फाइनेंशियल की बात करते हैं। तुम देखो ना तो दोनों बात करते हैं रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम की। इंटरनल ऑडिट किसकी बात करते हैं? इंटरनल ऑडिटर रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है सर, थोड़ा बहुत क्या रहता है, ओवरलैप रहता है, और बाकी नॉर्मल बातें। वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन द वर्क ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, यानी इंटरनल ऑडिटर का जो है ना उसका काम यूज कौन करता है? एक्सटर्नल ऑडिटर। तो वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन द वर्क ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। फिर मैंने क्या बोला, एक्सटर्नल ऑडिटर 4 चीजें देखेगा इंटरनल ऑडिटर की, पता है क्या? उसका स्कोप, उसका स्टेटस, उसका इफेक्टिवनेस, उसका इंडिपेंडेंस। वापस से उसका स्कोप, उसका स्टेटस, उसका इफेक्टिवनेस, उसका इंडिपेंडेंस, और उस हिसाब से एक्सटर्नल ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि मेरे को क्या प्रोसीजर करने हैं। उस हिसाब से एक्सटर्नल ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा एनटी ऑफ कंप्लायंस सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। बस इतना ही ध्यान में रख के चलना है, ठीक है सर। हाँ, मैं 4 चीजें चेक करूंगा इंटरनल ऑडिटर की और फिर मैं प्रोसीजर डिजाइन करूंगा। क्या क्या? स्कोप, स्टेटस, इफेक्टिवनेस, इंडिपेंडेंस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट, पसूरी इसका था मेमोरी टेक्निक। पहला है पी फॉर परफॉर्म्ड बाय। मैंने बोला कौन करता है इंटरनल ऑडिट? मैंने बोला भाई इंटरनल ऑडिट कौन करता है? मैंने बोला कौन करता है इंटरनल ऑडिट? देख भाई सिंपल है, या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का बंदा भी कर सकता है, बाहर का भी बंदा कर सकता है। इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट फंक्शन विद इन ऑर्गेनाइजेशन या एक्सटर्नल बॉडी, कोई भी कर सकता है, अंदर का बंदा, बाहर का बंदा। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट तो कौन करता है? इंडिपेंडेंट बॉडी नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाहर का बंदा ही करता है। ये था पी। फिर ए फॉर अपॉइंटमेंट। मैंने बोला कौन करता है इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट? मैंने बोला देख भाई ऑडिट कमेटी या बोर्ड अपॉइंट करती है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर को कौन करते हैं? मैंने बोला शेयर होल्डर करते हैं, मेंबर करते हैं एजीएम में, ठीक है। फिर एस फॉर स्टेटस। मैंने बोला देख भाई इंटरनल ऑडिटर जो है ना वो कंपनी के एम्प्लॉय हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर कभी भी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यू फॉर यूजर्स। मैंने बोला इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कौन कौन यूज करेगा? इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को कौन कौन यूज करेगा? उसका मैनेजमेंट यूज करेगा और एक्सटर्नल ऑडिटर यूज करेगा एज पर ऐसे 610। लेकिन जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिट की रिपोर्ट है ना उसको तो बाहर के शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया यू। फिर आर फॉर रिपोर्टिंग। मैंने बोला इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में क्या बातें आती है पता है? इंटरनल कंट्रोल में क्या वीकनेस है, ऑपरेशनल एक्टिविटी कैसी है, इफेक्टिव है कि नहीं है। एक्सटर्नल ऑडिटर में क्या, मतलब जो एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट बनती है उसमें क्या चीजें आती है? ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एग्जामिनेशन। मैंने क्या बोला भाई? एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करता है और इंटरनल ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स को एग्जामिन करता है। सिंपल है। और एंड में द पीरियड। मैंने बोला जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिट है ना वो 1 से ईयर होता है साल खत्म होने के बाद, लेकिन इंटरनल ऑडिट तो कंटिन्यूसली होता ही रहता है थ्रू आउट द ईयर। 7 पॉइंट है, कोई भी 4-5 पॉइंट याद करके चलना 4-5 मार्क के क्वेश्चन में, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट नहीं याद करोगे चलेगा। ऑडिट ट्रेल एडिट लॉग मई 24 का क्वेश्चन था। विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस ये बनाता है रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस, मतलब कि डेटा के इनिशिएशन से लेकर के रिपोर्टिंग तक क्या क्या चेंजेस हुए मेरे को उसका ट्रैक रखना पड़ेगा बेसिकली, यानी कौन सा डेटा उसमें न्यू आया है, कौन सा डेटा अपडेट हुआ है, डिलीट हुआ है, पूरा का पूरा ट्रैक रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। मैंने बोला भाई बेसिकली 3 चीज में दिख रहा था कि व्हेन चेंजेस मेड, वो चेंजेस कब हुए, हु यानी किसने किए, और क्या यानी क्या चेंजेस हुए। व्हेन चेंजेस मेड यानी डेट टाइम कब हुए, हु यानी कि कौन से यूजर आईडी से किए गए, व्हाट डेटा वाज चेंज्ड, कौन सा डेटा चेंज हुआ, और उसके क्या इंटरनल कंट्रोल थे या क्या आईटी कंट्रोल थे। मैंने बोला देख सिंपल था, 2 चीजें डिसेबल वाली, यानी देखो ये एंश्योर करना है, कंट्रोल्स टू एंश्योर कि ऑडिट ट्रेल फीचर डिसेबल नहीं होना चाहिए। ऑडिट ट्रेल का जो फीचर है वो डिसेबल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चालू रखना भाई। तुम समझ रहे हो क्या? चालू रखना। टीवी देखनी है तो उसका बटन चालू रखना पड़ता है ना, तो वैसे ही ऑडिट ट्रेल फीचर अगर तुमको यूज करना है तो उसका बटन भी चालू रखना, डिसेबल मत कर देना, लेकिन उसके एक्सेस को डिसेबल करना और उसका लॉग रखना। भाई ऑडिट ट्रेल के फीचर को मत डिसेबल कर देना, लेकिन उसके एक्सेस को डिसेबल रखना ताकि बाहर वाले बंदे एक्सेस ना ले पाए। ये हो गए मेरे डिसेबल के 2 पॉइंट, ठीक है। हाँ, और अगला आता है सीबीएसई। सीबीएसई में ई स्टैंड्स फॉर एडिट लॉग, तो सीबीएस, ठीक है। सी फॉर कंट्रोल्स टू एंश्योर चेंजेस टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑडिट ट्रेल ऑथराइज्ड, यानी कि जो सेटिंग्स है ना, कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली सेटिंग्स, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है ना उसकी सेटिंग्स ऑथराइज्ड बंदे को ही देना, किसी बाहर वाले बंदे को नहीं देना। यानी चेंज टू कॉन्फ़िगरेशन यानी चेंज टू सेटिंग जो होनी चाहिए वो ऑथराइज्ड बंदे को देना, ऑथराइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। सेटिंग्स में कोई भी चेंज करके ना चले जाए। बी फॉर तुम पीरियोडिक बैकअप लेते रहना ऑडिट ट्रेल का, और एस फॉर कंट्रोल्स टू एंश्योर के यूजर आईडी गिवन टू ईच इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को अलग यूजर आईडी देना जो कि वो बाहर वाले बंदों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जल्दी से बताना मजा आया कि नहीं मजा आया।